कॉलेज में मैंने वही डिस्कवर किया कि मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या है। स्कूल से घर आती थी, मैं गोबर निकालती थी, फिर आपको पूरा सीन करना था। उस दिन भी बहुत घबरा गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बैठ जाओ, पानी पियो। और मुझे लगता है NHD हम आर्टिस्ट लोग का UPSC है भाई। मतलब आप गोबर भी निकाल सकते हो, पेड़ पर भी चढ़ सकते हो, और श्रीनगर आके या कहीं भी किसी भी कॉलेज में आके अपने आप को ढूंढ भी सकते हो। कपूर ट्रिलॉजी, और जितनी बार मैं देखती हूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझे लगा कि अब क्या ही भरना है यार NHD, अब ऑन फील्ड जाओ, मुंबई जाओ, वहाँ जाके हम काम वाम करेंगे। उसने कहा कि यार FTI का कविता, FTI का एग्ज़ाम आ गया है, फॉर्म आ गया है, तुम भर रही हो? मैंने कहा नहीं भर रही हूँ। हाँ, पहले तो जब मैंने 12वीं की थी ना, तो मेरा अपने इलाके में अच्छे नंबर थे, तो अच्छे खासे नंबर थे मेरे। तो मैंने कहा भाई हमारे वहाँ तलवाड़ी एक कॉलेज होता है, आपको पता है ना बेटी का तलवाड़ी कॉलेज। तो तलवाड़ी एक कॉलेज होता है, तो हमने सोचा कि मैं सब ने कहा कि यार चलो वहाँ पढ़ना होना। तो मैंने पापा को कहा कि मैं जैसे तैसे कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी। तो अभी तक मुझे टॉन्ट मारते हैं मेरे पापा मम्मी पापा कि जैसे तैसे कॉलेज में नहीं पढ़ना था ना तुझे, सरकारी जॉब भी नहीं कर दी तू, तो ये भी सुनना पड़ता है। तो फिर मेरे पापा के कोई दोस्त थे, तो वो श्रीनगर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि उसके अगर, मैं ताऊ जी बोलती हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि अगर कविता के अच्छे नंबर हैं तो उसे श्रीनगर पढ़ा देते हैं, वहाँ मेरी फैमिली है, हॉस्टल में रह लेगी। तो उन्होंने ही मेरा सारा मतलब एडमिशन कराया, हॉस्टल का फॉर्म भरा। मुझे नहीं पता था श्रीनगर में कोई कॉलेज है नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। तो हाँ, ताऊ जी ने सब कुछ किया, और उसके बाद मैं गई श्रीनगर, और फिर मेरा हॉस्टल में भी नाम आ गया था क्योंकि नंबर अच्छे थे। तो इस तरीके से गई मैं, मतलब किसी और ने रिकमेंड किया कि हाँ उसे वहाँ पढ़ाना चाहिए, उसके अच्छे नंबर है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मैं तलवाड़ी नहीं पढ़ूंगी और ऐसे जैसे तैसे कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी बस। अच्छा, उस टाइम मतलब तलवाड़ी कॉलेज जो है वो बहुत शानदार कॉलेज था, ऐसा कुछ? उस समय नहीं यार, अभी भी तलवाड़ी कॉलेज मतलब वहाँ मतलब उस क्षेत्र के हिसाब से, हाँ हमारे क्षेत्र के हिसाब से अच्छा कॉलेज है। और एक हमारे गांव में, जैसे गांव में नदी रहती है, तो वहाँ पे कॉलेज बना है, तो वहाँ पे कुछ टीचर वगैरह है नहीं, तो 2 कॉलेज हैं मतलब हमारे उधर। अभी तो 3 हो गए, बट उस टाइम पे तो 2 ही थे। दूसरा कौन सा था? दूसरा पगड़ी कार में था, लेकिन वो उतना चलता नहीं था। हमारे गाँव से पता है आपको, सिर्फ 3 या 4 लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ती थी, और हमारे गाँव में मतलब एक थ्योरी है हमारे वहाँ की, कुछ उस इलाके की ना कोई लड़कियां नहीं है कॉलेज में। अब मैं और मेरी एक दोस्त थी, जो हमने 5-6 में मतलब 5 से हम साथ में थे, फिर मैं देवाल आ गई, तो 12th 11 हम साथ पढ़े, बचपन की दोस्त कह सकते हैं मुझे। तो वो और मैं आए, और उससे पहले जो 2 लड़कियां थी वो श्रीनगर में थी। तुम्हारे वहाँ गाँव की थ्योरी की जो लड़कियाँ श्रीनगर जाती हैं वो शादी करके लौटती हैं। तो मेरे गाँव में बहुत सारे बूढ़े लोग थे कि ब्याह ना करी, हाँ कि मतलब कि शादी मत करना, हाँ लड़का मत ढूंढना, ये मत करना, ऐसे बोलते थे भाई सीधे मुँह पे। जो श्रीनगर जाता है कि वो शादी करने जाता है कि वहाँ लगता है कि हम सिर्फ लड़का ढूंढने आ रहे हैं, इसलिए वो पढ़ाते भी नहीं है उधर, श्रीनगर भेजते भी नहीं लड़कियों को। बट उतनी वैसी स्थिति भी नहीं होती ना घर वालों की, कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फौजी होगा तो उसकी बेटी पढ़ रही होगी श्रीनगर में। पापा तो कुछ से भी नहीं, तो पापा तो तब भी पढ़ाया हमें, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तू श्रीनगर पहुंच गई है ना? हाँ, एडमिशन वगैरह हो गया तेरा BA में? हाँ। तो उस वक्त तूने क्या सोचकर BA में एडमिशन लिया? BSc वगैरह क्यों नहीं करने का सोचा तूने? मुझे ना मास कम्युनिकेशन, मुझे पत्रकार बनना था बहुत पहले से यार, मुझे मुझे पत्रकार बनना था। अब देखिए ये चीज भी आज पता चल रही है। नहीं पता था क्या किसी को? नहीं। अब पता था? मुझे पत्रकार बनना था। बट तो उस टाइम ये कर तो रही थी कि MA मास कॉम करूँ या MA थिएटर करूँ? नहीं, वो बाद में, हाँ लास्ट में, बट मुझे पहले से पत्रकार बनना था। तो अभी मुझे नहीं पता था कि BA मास कॉम भी कुछ होता है। मैंने केवल BA BSc सुना है, उससे आगे कोई और मतलब कोर्सेज आते हैं, और बायोलॉजी है, जो भी जितने कोर्सेज होते हैं तमाम कॉलेज में, मुझे उनका कुछ ज्ञान नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि वो होता है। तो जब मैं कॉलेज आई, तो मुझे कॉलेज में जब मैंने एडमिशन ले लिया था BA में, तब मुझे पता चला कि आप मास कॉम भी कर सकते हैं, आप पत्रकार पढ़ाई भी कर सकते हैं उसकी। मुझे लगा कि आप BA करते हैं, फिर आप न्यूज़ चैनल में जाएंगे और फिर बोलना शुरू करेंगे, बस आप बन जाते। कोई पढ़ाई कुछ नहीं पता था मुझे। तो फिर पत्रकार बनने का सपना टूट गया, क्योंकि जब आप लोग दिखे मुझे, आप लोग सब पढ़ रहे थे, ये सब लोग पढ़ रहे थे, तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो पत्रकार नहीं बना जा सकता। उसके बाद क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है यार उसकी, नहीं पता ना कुछ पत्रकार। सही बात है यार,
और उसके बाद पता है क्या, उसके बाद मुझे दूसरा बनना था IAS। इस बारे में मुझे पता है। हाँ, इस बारे में मुझे पता है। और मैं 5000 की किताबें लाई थी, उनमें से एक किताब आपके पास है भैया। हाँ, वो मैं लौटा दूंगा। वो अलमारी में धूल फेंक रही है। सच में मेरे घर वाले ने पिछले सालों में इतना मतलब मुझे बोला है ना, वो 5000 की किताबें कहाँ है तेरी, लक्ष्मीकांत, ये वो इतनी किताबें लाई हुई है। लक्ष्मीकांत तुमने भी ली थी? हाँ, 5000 किताबें ली थी भैया मैंने। सेट, रीजनिंग, भूगोल, अर्थशास्त्र, सब किताबें ली थी मैंने UPSC की। मतलब UPSC क्लियर करना था, जो सपना था UPSC क्लियर करने का, वो इतना वो था उस टाइम। हाँ, मैंने 1 साल पूरी पढ़ाई की। 1 साल ना कविता ऐसी थी कि मतलब अब मस्त एकदम कॉलेज जाना है। हमारे हॉस्टल में एक लड़की थी पढ़ने वाली। हाँ, कार्ड लेना है इसको। हाँ। पर तू तो कह रही थी अभी कि मुझे सरकारी जॉब नहीं करनी। अब नहीं करनी ना, उस वक्त था। उस शुरुआत में यार, शुरुआत में ऐसा भी होता है ना, हम लोग गांव से हैं। अब हमारे गांव में नहीं पता यार कि BA मास कॉम या फिर HM है, आर्मी है और क्या, और ये BA है, और या B.Ed करो आप, या टीचर बनो। तो आपको कुछ नहीं पता होता जब आप गांव से बाहर पढ़ने जाते हो। आपके पास इतने ही ख्वाब होते हैं जितने की लोगों ने परस्यू किए आसपास। तो हम भी उन्हीं को देखेंगे जो मतलब हमारे गांव के आसपास। इसे हमारे गांव में एक लड़की थी, वो श्रीनगर पढ़ रही थी, वो B.Ed कर रही थी, और वो LT के एग्जाम भर रही थी। और शायद ना उसमें शिक्षा मित्र होता था ना एक पहले। तो एक मेरे जो बिरादरी के जो चाचा थे, तो वो भी LT की तैयारी कर रहे थे, वो भी टीचर बन रहे थे। तो अब हमें था कि अब टीचर बनो या ये बनो। लेकिन हम देवाल रहे दादा के साथ, तो वैसा हुआ कि जो टीवी में आ रहा ना, मतलब कोई IAS अच्छा बोल रहा तो ये बनना है, कोई पत्रकार बहुत अच्छा बोल रहा तो ये बनना है। अब घर में रोज शाम को टीवी चलती थी, तो ऐसा लगता था कि अब मतलब ये बहुत अच्छा बोल रहा है, मतलब हम ये भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से पत्रकार जनरेट हुआ था कि पत्रकार बनना है। और फिर IAS भी ऐसे ही लगा कि हाँ यार अब IAS बन सकते हैं। हमने से लोगों को देखा, टीवी देखी। और फिर जो ये रंगमंच के प्रति तुम्हारा रुझान बढ़ा, उस चीज़ की शुरुआत कब से होती है? अच्छा, जब मैं कॉलेज, हाँ, जब मैं पहले तो ये मुझे बता कि जो UPSC का जो ख्वाब था तेरा, वो धीमा धीमा कब पढ़ने शुरू हुआ? वो धीमा तब हुआ जब मुझे लगता है कोई भी जब गांव से शहर आता है ना, तो पहले वो अपने जोन में होता है कि मतलब कुछ पता नहीं है ना, आप कैसे हो, आपको पता ही नहीं कि आप कौन हो। आप मतलब इवन मेरे जो कपड़े थे ना, मतलब कुर्ती वगैरह, जो भी कुर्तियाँ थी, वो सब मेरी मतलब जो ताई थी उन्होंने खरीदा था। तो मुझे कुछ ऐसा सेंस नहीं था कि अब मैं गाँव सूट पहन के आ रही हूँ, मैं 1 साल चलूँगी। 1 साल मतलब मैंने उन्हीं कपड़ों में पूरा ऐसे व्यतीत किया, बोल सकते हैं ना कि ठीक है यार। और आपको नहीं पता होता है आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। जो आपको आपके आसपास बड़े जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। तो मुझे भी ये लगा यार कि ठीक है, सही बोल रहा है। तो 1 साल तक मैंने अच्छी पढ़ाई की। मेरा हॉस्टल ऊपर था, तो ऐसे कॉलेज 5 मिनट लगते थे मुझे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी क्लास जाने में। तो मैं 5 मिनट पहले निकलती। अगर मान लो मेरी 11:45 पे क्लास होती थी और 12:45 के बाद क्लास होती थी, तो मैं 40 पे निकलूँगी। 12:40 पे निकलो, सीधे कॉलेज क्लास में, फिर सीधे घर। 1 साल पूरा ऐसे ही चला होगा कि हाँ पढ़ाई करनी है। फिर बीच में ना वो ऐसे मैं अपने कॉलेज में एंकरिंग और भाषण वगैरह देती रहती थी। मुझे लगा यार कि यार मुझे यहाँ पे देना चाहिए, मतलब डर कैसा होता है। और उसी जब मैं आई थी तब ना मुझे याद है कि नयन कोठियाल भाषण दे रहा था आगे स्टेज पे, एंकरिंग वाले, वो जब एनुअल फेस्टिवल होता है। और मैं सब अपने हॉस्टल वालों के साथ, लड़कियों के साथ एनुअल फंक्शन देखने गई थी। और मैं सबसे पीछे बैठी थी। मुझे लगा यार ये लड़का भाषण दे रहा है, मुझे भी करना है करके। ये मुझे नयन, और इतना प्यारा, मतलब इतना दबंग बोलता है वो नयन। हाँ, तो मुझे लगा यार मतलब इतना अच्छा भाषण दे रहा है तो मुझे भी देना है। उसके बाद ना हमारा एनुअल फंक्शन के बाद नॉर्थ जोन के फॉर्म खुले थे DSW के नीचे, वो सूचना बोर्ड पर लगे थे। तो मुझे वहाँ पे था कि एजुकेशन, भाषण। मैंने कहा यार डिबेट तो मैं कर नहीं पाऊँगी, भाषण देती हूँ, भाषण में चलो वो कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और मेरा भाषण में हो गया था उस बार। तो उस बीच में जब नॉर्थ जोन में आपकी टीम बनती है, तो उस टीम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग भाई ये बंद करो क्या, मैं पंखा नॉइस आती है। हाँ चल यार ये सारा निकलवा दो। बोल। ठीक है। तो हाँ, तो जब नॉर्थ जोन में आपकी टीम बनती है तो आप
आप बहुत सारी चीज़ें साथ में बहुत सारे लोगों के साथ होते हो जो रंगमंच कर रहे हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, जो अच्छा गाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो अच्छा फोटोग्राफी करते हैं। तो मैं मतलब मैं अब जितने लोग के साथ मैं अभी हूँ, सबको मैं पहले उधर से मतलब शुरुआत वहीं से भी, कि मैंने आशुतोष भैया, उमंग भैया, अमन भैया, अंकित भैया, सबको मतलब मैंने नॉर्जोन में देखा, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। साधन वो मनुष्य के साधन थे ना, और आशु में क्या थे, शरद और शाहजहान का जो कन्वर्सेशन होता था ना ACL हॉल में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे, मैं हमेशा देखने आती थी। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। उसके बाद जब रंजना दी, निशा दी, ये सब लोग एक्ट कर रहे होते थे, तो मुझे तब मुझे पता चला कि रंगमंच ऐसा कुछ होता है करके। उसका सब परफॉर्म करने गए, अम्बाला गए थे ना पहले। हाँ पहले अम्बाला था ना कॉलेज। हाँ अम्बाला हम गए थे परफॉर्म करने, और वहाँ पे हमने सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, सारे फंक्शन चल रहे होते हैं और अलग अलग वेन्यू होते हैं। तो मैं थी कल्चरल वाले वेन्यू में जहाँ थिएटर हो रहा था, मतलब उस ऑडिटोरियम में, और इतने प्यारे थिएटर, उसमें आइंस्टाइन का भी कोई नाटक वगैरह, जो कैप है पूरा बन के आ रखा, याद है? आप भी थे ना सर? वो था एडिशन। हाँ एडिशन। तो अब इतने और लोग भी ना मतलब इतने दिन भर कैरेक्टर में, भाई कोई आइंस्टाइन बनाए तो भाई टोपी पहन रखे, घुंघराले बाल और बिल्कुल वाइट। उधर से मुझे लगा कि यार ये क्या है, मतलब मजा आ रहा है, मतलब ऐसे देख के ही मजा आ रहा था। मुझे लगा कि ये करना है अब तो वहाँ का भाषण बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं ऐसे गई, पता है भाषण दे रहे और सब सुन रहे थे और मैं चुप हो गई। बहुत लोग थे भाई भीड़ में, और मुझे लगा क्या ही बोलना है। मैं शांत मतलब ऐसे डर लगे, ऐसे शांत खड़ी थी, और पीछे सब लोग मतलब मुझे देख रहे हैं। हमारी टीम के भी थे, शायद वहाँ पर अनुराग था और 1-2 लोग थे। हाँ 1-2 लोग थे और कोई नहीं था। तो वहाँ पे बाकी के इवेंट्स रहे होंगे। हाँ बाकी के और के इवेंट्स रहे होंगे। तो वो फोटोग्राफ में था, तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो अब वो देख रहा है, अब ठीक है बोल। अब कोशिश किया मैं, मतलब मुझे लगता है 5 मिनट का जो टाइम होता है, मैंने ना लास्ट के 2 मिनट बोला होगा, और ऐसे अटक के बोल रही थी मैं। मुझे बहुत डर लगा। उसके बाद जो मैं ना, अब किसी को नहीं पता है कि मेरा जो वो है, जो मेरा जिसमें मैं आई हूँ पार्टिसिपेट करके, वो मेरा बहुत ख़राब गया है। तो अब मैं आई, मैं ऐसे रोने लग गई थी। उसके बाद बुरा लगता है यार, इतने बड़े मंच पे जब आप दूसरों को देखते हो यार, वैसे ब्लैंक हो जाते हो, दिल से बुरा लगता है भाई, जब आप मतलब नहीं बोल पाते हो ना, और इतनी उम्मीदें। तो यहाँ पे मैं भी एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हालांकि ये वीडियो जो है वो मैं सिर्फ कविता से बातचीत के लिए ही बना रहा था। तो उस वक्त मेरा भी नॉर्थ जोन में हुआ था सिलेक्शन, तो मेरा मिमिक्री में हुआ था। और मिमिक्री में जब मैं पहली बार अम्बाला में ही हुआ, तो मैं बिल्कुल सुन हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था दिमाग। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मतलब आई थिंक कॉलेज के बाद इतनी बड़ी ऑडियंस को मैं पहली बार फेस कर रहा था, और वो भी अलग अलग स्टेट की, मतलब इतने बड़े लेवल पर। तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। अपनी शायद 1 से 2 मिनट तक मैं बोला जैसे तैसे, और उसके बाद फिर मैं चुप हो गया और मैंने सॉरी बोला, फिर मैं निकल गया। सॉरी बोला आपने? कम से कम आपको विवेक तो था सॉरी बोलने का। हाँ मैंने सॉरी बोला, क्योंकि मैं कुछ आया ही नहीं ध्यान में, और हुटिंग अलग से हो रही थी आगे से। हाँ यार। तो पर वो चीज़ें सिखाती हैं। और अगली बार जब मैं गया तो उस बार थोड़ा और अच्छा हुआ। मतलब उस बार मैं कम से कम मैंने अपना परफॉर्मेंस पूरा दिया, वो ऐसे बीच में रोक के नहीं गया मैं। तो आई थिंक वही चीज़ें होती कि आप किसी भी चीज़ को करते रहिए, उसी चीज़ से आपकी उन चीज़ों में निखार आता रहेगा, और फिर आप और अच्छे बेहतर होते जाएंगे। और एक और चीज़ ये थी, हाँ, तो कविता ने कहा कि जब वो 12वीं के बाद कॉलेज में आई, श्रीनगर आई, तो उसके जो सपने थे वो IAS में जाने के थे, सिविल सर्विसेज में जाने के थे। तो लेकिन जब उसने नॉर्थ जोन का फॉर्म भरा और उसमें नयन कोठियाल को मंच पे बाकी लोगों को देखा, नयन कोठियाल को देखा, जो कि बहुत अच्छा देता था। ऐसा माना जाता था कि वो अच्छा भाषण देता है कॉलेज में, ठीक ठाक अच्छा भाषण वाला माना जाता था, वक्ता माना जाता था। और उसके साथ साथ कविता ने ये भी देखा कि जो लोग थिएटर कर रहे हैं, जो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, या जो लोग रंगोली बना रहे हैं, जो ड्राइंग में जो लोग हैं, जो डांसिंग में जो लोग हैं, इन सब लोगों को देखा। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये चीज़ें आई कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद को एक्सप्लोर करते रहिए। एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है।
हाँ मतलब आपने एक चीज़ सोच ली कि बस मुझे यही करना है तो यही करना है, नहीं एक्सप्लोर करते रहिए, फिर आप देखिए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, फिर उस चीज़ को करिए, है ना। एक ही चीज़ में पड़े रहना वो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ ज़्यादा सही है, तो एक्सप्लोर करते रहना, यही ज़िंदगी है। खैर कविता से बातचीत कंटिन्यू करते हैं। तो कविता बताइए अब कहाँ पे गया? हाँ वो ब्लैंक वाले में ना। तो यार आपने सॉरी बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गई और मैं शांत थी और मैं जैसी वहाँ से मेरा टाइम बजर बजता है बजा और मैं भाग के गई और ग्राउंड था इतना बड़ा बीच में जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ गए और मैं ऐसे ना धूप में बैठ के ऐसे सुन्न हो गई थी यार, बहुत डर लगता है, आप रोने लग जाते हो, मैं तो बहुत रो रही थी। कुछ दिन तक कुछ करने का ही मन नहीं करता, करने का मन नहीं करता। मुझे लगा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे ऐसा। तो उस बीच मैंने बहुत नाटक देखे, बहुत सारे। चलो पराठे बनाने की भाई को भूख लगी है। नहीं पराठे नहीं, अभी तो मसाले तैयार नहीं है, मैं मसाले निकाल रहा था। हाँ निकालो ना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि कैजुअल बातचीत है, तो आपको लगता है कि यार मतलब हाँ देखो ये अपनी लाइट अपने मुंह को लग रही है। हमें बता, देखो यहाँ पे लाइट आए हाँ ना, वो तो वो ना फिल्म दिल से। हाँ तो ठीक है, नॉर्थ जोन की अभी बातचीत नहीं हो रही, तो अभी अपना बता, अपने जीवन से रिलेटेड जो चीजें रही है मेरे जीवन। तो नॉर्थ जोन का वो हुआ, मेरे जोन का वहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा, और हमारे कॉलेज में अगर कोई थिएटर कर रहा है तो वो थिएटर कर रहा है, रंगमंच कर रहा है, लेकिन वहां मैंने लोगों को ना रंगमंच जीते हुए देखा कि कोई किरदार कर रहा है तो वो है उस वेशभूषा में, और मतलब मैं तो उस दिन पहले शॉक हो गई थी कि हम सब बात कर रहे थे, हम ना वहाँ पेंट कर रहे थे अपनी चीज़ों पर, जब हम मंच की जो साज सज्जा वाली चीज़ होती है हम उनको रंग बॉर्निश वगैरह कर रहे थे, और जो दूसरे कॉलेजेस के सेट है वहाँ मतलब एक ट्रक आ रखा है ये, और हमारा कॉलेज का सेट मतलब ना ऐसे एक बस के ऊपर जा रहा है सीरियसली। तो मुझे लगा कि यार लोग इतनी मेहनत करते हैं इस चीज को बनाने के लिए, लोग लगे हुए हैं दिन भर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, धूप हो रही कुछ मतलब, तो मुझे ना वो बहुत अच्छा लगा, मुझे वो जीना था मुझे। इवन मैंने लिखना भी वहीं से शुरू किया कि हम सब लोग बैठे थे और उमंग भैया को शायद कोई प्ले करना पड़ा हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि यार मैं किन्नरों पे प्ले करना चाहता हूँ। लिखती तो मैं पहले भी थी बचपन से ही ना, वो पेड़ पशुओं पर कविताएं लिखो, पर्यावरण दिवस है इस पर आप पोइट्री बोलोगे, वो आप लिखते हो कि माँ पे लिखो पापा पे लिखो, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगा नहीं यार मैं करूंगी, एक चांस देना तुझे, तो घरौंदा वाली जो पोइट्री थी, कुछ लाइन सुना दे उनकी, मैं भूल गई, मेरे को याद नहीं रहती है, 4 लाइन भी याद नहीं। शायद हाँ यार उस शायद को लेकर कितनी पॉज कर दे इसको, मोबाइल पे दे सुना वाला। चल बाकी ठीक है, ये यहाँ तक ये हुआ, और इसके बाद घरौंदा वाली कविता, घरौंदा वाली तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर उस दिन शायद वो बोलते ही नहीं ना कि यार मैं प्ले करना चाहता हूँ, वो बातचीत ही नहीं होती तो मैं वो कविता नहीं लिखती, और वो लिखने के जो तलब होती है ना वो उससे मैं रूबरू नहीं होती, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो जो माहौल है, जो स्पेस है, जो वो एनर्जी थी वो बहुत ज़रूरी है, और हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी एनर्जी थी, टच में। ठीक, तो उसके बाद तेरा बीए कंप्लीट हुआ, उसके बाद का आगे का स्टेप क्या था फिर, जब तूने देहरादून आने का डिसीजन लिया, वो वाला सारे थोड़ा उसको बताओ। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। अच्छा, कितनों के दिल तोड़े, कितनों के दिल तोड़े नहीं हाँ, फिर नॉर्थ जोन जाने के बाद ना अंकित भैया के साथ मैंने स्ट्रीट प्ले किए, लेकिन 1-2 स्ट्रीट प्ले में जब आप ऑडियंस को फेस करते हो ना, ऐसा बहुत जोर में बोलना होता है, बहुत डर लग रहा था। वो हम कौन सा गाना गाते थे वो करके, इसमें आती थी एनर्जी क्योंकि सब साथ बोल रहे हैं, और अपना डायलॉग बोलना हो ना इतनी कम आवाज निकलती थी, वो भी मेरे लिए मतलब बहुत ऐसा रहा कि यार सीखना है करना है वाला। और मैंने शायद अंकित भैया को देख के, आपको देख के, आशुतोष भैया को देख के, ठीक है यार अभी भी सीख ही रही हूँ, कुछ नहीं आता मुझे। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर हो गया था, तो जब सेकेंड ईयर में मैं जिन लोगों के साथ मिली वो थे अंकित भैया, आयशा वाली जो टीम थी, तो उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था, क्योंकि मैं वहाँ मुझे किताबों के बारे में पता चला, और मंच पर कैसे बोलते हैं, और अंकित भैया कितना प्यारा बोलते हैं, तो उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से, उस ग्रुप से मैंने बहुत सारी सीखी। तो फिर अंकित भैया चुनाव लड़े, तो अंकित भैया का हमने फुल सपोर्ट किया, तो मुझे भी था कि अब वो पसंद तो आती है आपको नेतागिरी, यार कॉलेज में है और आपको सब जानते हैं, पूरा कॉलेज जानता है, एनसीसी वाले जानते हैं, मेरे हॉस्टल वाले जानते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है एक टाइम के बाद।
बट धीरे धीरे आप ये रियलाइज़ भी करने लग जाते हो कि यार आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, क्योंकि कॉलेज में मैंने वही डिस्कवर किया कि मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या है। और बहुत एक दिशा में सोच कर कि मुझे यही करना है, ये मेरा धीरे धीरे हुआ, लेकिन एक जो दिशा बनती है वो मुझे कॉलेज से मिली थी। तो जब कॉलेज में चुनाव लड़ाने का, किसी ने कहा अध्यक्ष पद पर लड़ते हैं। एक दिन मैं कैफ़े में गई, किसी मतलब नाम नहीं लेना है, किसी कैफ़े में गई, क्या ठीक है बताओ कौन सा चुनाव लड़ोगी, कौन सा पद के लिए लड़ोगी तुम। मैंने कहा यार मैं सोच रही, हाँ ठीक है कौन सा। मैंने कहा नहीं हाँ ऐसा करता है क्या, GR के पद पे तुम्हें चुनाव लड़ा देते हैं। फिर यहाँ से भी बात ये हो गई। उसके दूसरे तीसरे दिन किसी और ने मुझे बोल दिया कि हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं है, एक काम करते हैं तुम्हें चुनाव लड़ाते हैं। और उससे पहले मेरी लाइफ में एक और चीज़ हुआ था। मैं जब घर गई थी ना, तो घर जाने के दौरान पांडवास का जो यकुलास टाइम मशीन फाइट था ना, मैं उसमें वॉलंटियर करके आशुतोष भैया के साथ गई थी। तो मैंने फिल्म मेकिंग वहाँ से मुझे इंट्रोड्यूस हो गई थी। थिएटर तो चल ही रहा था, लेकिन जो फिल्म मेकिंग है वहाँ से मुझे इंट्रोड्यूस हो गया था। देन ये सारी चीज़ें हो रही थी, और उसके बाद ना ये चुनाव वाला भी आया। तो मैं बहुत वैसे में थी कि मेरे पास वैसा था कि क्या किया जा सकता है। और उस टाइम पे सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे जो भाई था, मेरा जो बड़ा वाला भाई है लक्ष्मण, उसका 12th कंप्लीट हो रहा था। और तो मैंने इसे बहुत गोल्डन, और उसे आना था, अगर मैं श्रीनगर रहती तो वो भी हॉस्टल में आता, तो भी वहीं रहता, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है ना, अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर मुझे लगा कि यार ये सब मुझे चुनाव, और मैं किसी को मना नहीं कर पाते हो आप, और मैं ऐसी हूँ कि हाँ यार प्लीज़ यार, ये भी ऐसे लोगों को प्लीज़ करने वाला इंसान हूँ। मुझे लगता है मैं वैसी हूँ कि अभी ठीक है क्या यार, कोई रो रहा है तो ठीक है मैं भी रो रही हूँ, पर अजीब सी थोड़ा मुझे लगता है वैसा था कुछ। तो मुझे लगा कि मैं मना नहीं कर पाऊँगी, इसलिए भाग जाते हैं करके। तो मैं श्रीनगर, तो मैंने कहा कि, तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई तू श्रीनगर नहीं पढ़ेगा, तू पढ़ेगा देहरादून पढ़ेंगे। भागती हुई लड़कियां हैं। हाँ, झूठ बोला मैंने बहुत लोगों को मैंने झूठ बोला कि मैं श्रीनगर नहीं पढ़ रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, तो मैं भाग गई, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं फिल्म मेकिंग नहीं कर पाऊँगी, और अगर मुझे फिल्म मेकिंग करनी है तो मुझे एक रास्ता अपनाना है काइंड ऑफ। मैं मतलब बहुत लोगों का मानना था कि तू दोनों चीज़ कर सकती है, तो 1 साल चुनाव लड़े, GR का पर शायद 1 साल के लिए होता है ना, हाँ 1 साल लड़ ले और उसके बाद तू कर लेना। मैंने कहा, फिर वो बड़ा वैसा चैलेंजिंग सा हो गया था, तो मैंने कहा कि नहीं यार देहरादून भागते हैं। फिर मैं देहरादून आई। तो देहरादून आने से पहले मैं जब अपने कॉलेज में एंकरिंग वगैरह कर रही थी, तो मैं देहरादून के जितने कॉलेज वाले जो बच्चे आते थे उन्हें जानती थी, और तो उनके मेरे कुछ फेसबुक कॉन्टैक्ट वगैरह थे। तो मैं देहरादून आके मुझे लगा कि अब ना यहाँ थिएटर शुरू करते हैं, किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं। तो मैं देहरादून आने के बाद एक आशुतोष मेरा दोस्त है, वो SGRR से वहाँ परफॉर्म करने के लिए आया था। उनका नाटक फर्स्ट आया उसमें, गढ़वाली नाटक था राज्य आंदोलन पर। तो वो लोग आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ भी इम्पैक्ट से उनसे मिली थी। फिर फेसबुक पर हो जाता है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। तो उसके बाद मैंने देहरादून आने के 1 हफ्ते बाद, मैं पटेल नगर रह रही थी, मैंने 1 हफ्ते बाद आशु को मैसेज किया कि यार हेलो, मैं देहरादून आई हूँ, क्या तुम कोई एक अच्छा ग्रुप बता सकते हो जहाँ पे मैं थिएटर कर सकती हूँ। तो उसका मुझे रिप्लाई आ गया था। उसने कहा कि हाँ ये नंदा फाउंडेशन करके है, और आज शाम को हम मिल रहे हैं, आ जाओ। तो उस शाम को मैं यहाँ गढ़वाल सभा में उनसे मिली, और उसके बाद मैंने उन लोगों के साथ नंदा फाउंडेशन किया, कमल भैया और आशुतोष है, उन लोगों के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया, और वो किया। और फिर आशुतोष क्या हुआ, फिर हम बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद फिर हम आशुतोष लोगों के साथ हमने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला। तो अब वहाँ पे फिर वो ऐसा हो गया था कि हमने उन लोगों का प्रोडक्शन हाउस था पहले से, लेकिन वो अब काम करने लग गया था। तो फिर हम लोगों ने मैंने भी उसमें बहुत सारी काम किए, मतलब कुछ भी फिल्म मेकिंग में सारी चीज़ डिपार्टमेंट आपको संभालने होते हैं। मैंने उसमें डायरेक्शन भी किया हुआ है, मैंने 2 वीडियो डायरेक्ट किए हैं, मतलब आधी मैंने डायरेक्ट किया, आधी किसी ने, क्योंकि मैन्युपुलेटिव बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने आर्ट डायरेक्शन किया है, मैंने कॉस्ट्यूम किया है। कभी आपको कुछ करना होता है तो बहुत सारे जितने डिपार्टमेंट होते हैं फिल्म मेकिंग के, मैंने वो आशुतोष लोगों के साथ किए। देन मैं देहरादून मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग करने लग गई थी। तो फिर मैंने 3-4 फिल्मों में कॉस्ट्यूम वो किया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट संभाला।
और कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी में देखती थी, और उसके बाद मैंने किसी वेब सीरीज़ में फिर कॉस्ट्यूम का देखा, फिर मैं एडी करने लग गई, फिर अच्छे लोग के साथ जुड़ने लगी थी। धीरे धीरे आपके कॉन्टैक्ट बढ़ने लग जाते हैं। फिर अब जब मैं थिएटर में थी तो मुझे था कि यार मुझे थिएटर अच्छे से सीखना है, आपको अच्छे से सीखना है थिएटर, क्योंकि जब आप श्रीनगर में हम जब थिएटर करते थे ना, मतलब तो ऐसा लगता था कि दिन भर रह रहे हो आप और आपको मज़ा आ रहा है, मतलब आपको दीन दुनिया की होश नहीं है, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ चल रही थी, शूट फिल्म मेकिंग भी चल रहा था। तो देन आई रियलाइज़ कि अब क्या करते हैं, अब MA थिएटर डाल देते हैं। तो मैंने MA थिएटर डाल दिया। तो मैं MA थिएटर में मतलब क्लासेस वगैरह कभी जब हो रही हैं जाती थी, और फिर बाकी अपना शूट वूट करती थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी बीच में। फिर इसी बीच अब आप उतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हो कि आपके 6 नाटक हो चुके हैं, आप इतने हो चुके हैं। मैंने कहा अब NHD डाल दो। मेन NHD डाला। मेन NHD के दिन भी ऐसे हो गया था, मैं बहुत घबरा गई थी, और मुझे वो वाला नाटक जल्दी बोल। आषाढ़ का एक दिन का मोहन राकेश का नाटक है। तो उसमें जो उसकी सावित्री है ना, हाँ, तो सावित्री घर से वो वाला मोनोलॉग मुझे दिया था, और वो घर से आती है और अब उसके बच्चे देखते हैं ऐसे मतलब खेल रहा है, फोटोज पड़ी हैं, वो मुझे करना था NHD के उसमें। और वो करते करते मैंने मतलब ऐसे कि मैं क्या ही करूँ। अब आपको देखना है ना कि आपको प्रॉप्स उठानी है, आप पूरा सीन, फिर आपको पूरा सीन करना था। उस दिन भी बहुत घबरा गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बैठ जाओ, पानी पियो, बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आए। और उसके बाद फिर थर्ड बारी में उसी सीन के उसमें चांस में मैंने वो सीन कंप्लीट किया और मैं बाहर आ गई। और उसके बाद उस दिन उन्होंने कहा कि उस दिन मैंने सुना है, तो NHD का वैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले डरी, फिर उन्हें कंफर्टेबल कराया। और मुझे लगता है NHD हम आर्टिस्ट लोग का UPSC है भाई, मतलब जो ऑन स्टेज आप रहते हो और 5-6 लोग आपको देख रहे हैं, नीचे तबला वाले आपको धुन दे रहे हैं, अब आपको उस रिदम में डांस करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद फिर मैं MPSG का भरा। फिर 3-4 बार जो NHD के विंग्स होते हैं, वाराणसी है और सिक्किम है, त्रिपुरा है, मैंने यहाँ के एग्ज़ाम दिए, वहाँ के एग्ज़ाम दिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और जब मैं शुरुआत में आई थी तो आशुतोष को FTI का उसने बताया मुझे FTI के बारे में कि FTI एक इंस्टीट्यूट है जहाँ फिल्म मेकिंग होती है, फिल्मों पे काम होता है, लेकिन एक्टिंग भी सिखाई जाती है, लेकिन कैमरा एक्टिंग सिखाई जाती है। तो फिर उस बार मैंने पढ़ा था उसके साथ पेपर, सारी चीज़ चल रही थी। तो बोलना जल्दी। आशुतोष ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था FTI से। तो मैंने भरा पेपर। उस बार मेरे अच्छे खासे नंबर थे यार, 80-90 नंबर थे मेरे, पर मैं जनरल कैटेगरी में थी, पर मेरा नहीं हुआ। मेरिट में आया नहीं आया मुझे पता भी नहीं चला, ना मैंने चेक किया, पर उसकी मेरिट गई थी कुछ बहुत हाई गई थी उसकी मेरिट, तो मेरा नहीं हुआ शायद। हाँ पहले अलग सिस्टम था ना, तो अभी चेंज हुआ है पैटर्न। तो उसके बाद मैंने कहा यार ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो जब मैं कर ही रही थी, मतलब देहरादून में काम कर ही रही थी, फिर बीच में मैंने एक फिल्म में सुना, बहुत बॉलीवुड के जितने अच्छे लोग हैं उनके साथ मैंने काम किया, मतलब जो एलिफेंट विस्पर के जो मतलब सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनके साथ मैंने एक ऐड किया था। आनंद मैंने बायजूस का ऐड किया था। तो मुझे बहुत, तो आप इतने बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप सीख रहे हो, और आपको ना वो रियलाइज़ होता है कि ये लोग भी नॉर्मल है। हमें लगता है कि पता नहीं ये लोग कैसे जीतेंगे, ये सब मुझे ऐसा लगता था कि इतने बड़े लोग हैं, इतना ही है, पर वो बहुत ग्राउंडेड है। तो आपको लगता है कि ये भी हमारी तरह है और आप अच्छे से सीख कर सकते हो। फिर मैंने कहा अब तो नहीं भरते हैं FTI, अब तो मुंबई जाने का मेरा प्लान था कि अब तो जाएंगे मुंबई वगैरह। बीच में फिर साउंड अप स्पॉटिफाई का भी मेरा हो गया था, जिसमें पॉडकास्ट में बना रही थी, तो टॉप 10 में सिलेक्ट हो गई थी। फिर बहुत सारी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिल गया था ऑडियो के रूप। क्या मिला फिर वहाँ से स्पॉटिफाई की ओर से, और किन किन लोगों से फिर मिलने का वो हुआ यार? हाँ, स्पॉटिफाई भी मेरी लाइफ में बड़ा ऐसे चेंज हुआ। और स्पॉटिफाई के बारे में मुझे आशुतोष भैया ने एक लिंक भेजा था कि इसे भर दे, फ्री है। मैंने कहा ठीक है भैया, तो उन्होंने मुझे भेजा, मैंने वो फिल किया फॉर्म, अपने ऑडियो सैंपल, अपना पॉडकास्ट का आइडिया सब पिच किया, और मैं फिर 3-4 राउंड के बाद 1 of the 10 में एक शामिल हो गई थी। उसके बाद फिर 2 साल का हमारा एक वो था सीखने का। फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने ट्रेलर बनाया 10 लड़कियों ने। उसके बाद वो ट्रेलर सेलेक्ट होके सेकंड स्टेज में आपको एपिसोडिक बनाना था। फिर एक लड़की बाहर हो गई थी, फिर हम 9 लोगों ने स्टेज बनाया। फिर हम मुंबई गए, साउंड अप एक उसमें, हाँ
हम साउंड ऑफ इंडिया करके हमारा प्रोग्राम। तो देखो ये उसका छाता भी आज लाई है, देखिए साउंड ऑफ कैसे कुछ है जो भी है। अब बता। अरे हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें मिली ना, ऐसे गुडीज बैग और ये स्पॉटिफाई का बैग है, और इसके अंदर मैकबुक भी मिला हुआ है इसको। ये मैकबुक है क्या? ये नहीं है ना? हाँ, पर मैकबुक और पूरी साउंड किट मिली थी, क्या बोलते, पॉडकास्ट किट, पूरी पॉडकास्ट किट भी स्पॉटिफाई की ओर से इसे मिली थी। तो आगे कंटिन्यू कर। हाँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट हो गया था कि अब उससे पहले मैं फ़ोन से बना रही थी ऑडियो का कुछ करके, क्योंकि मैं कविताएं कहानियाँ लिखती हूँ, तो फिर मैं बना रही थी। मुझे बोलने करने का शौक है, स्टोरी टेलिंग करने का शौक है, तो मैंने धीरे धीरे उन्हें बनाना शुरू किया। एंड देन ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर मे उनका नाम है, तो वो इंग्लिश सेक्शन के जो नॉन फिक्शन पॉडकास्ट है वो देख रही थी। और जो फिक्शन पॉडकास्ट का जो हमारी मेंटोर थी वो थी रिया मुखर्जी, ठीक है। तो रिया मुखर्जी भी मतलब बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटिंग और वो अच्छा काम कर रही हैं। और उन्होंने RRR के जो RRR के हिंदी डायलॉग्स लिखे थे, और तो इतने अच्छे लोगों के साथ थे, और बहुत ग्राउंडेड और इतना अच्छा सिखाया उन्होंने हमें 2 साल। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। लिखने कैसा है, लिखना कैसा होता है, या लिखना सबको आता है, लेकिन जो आप एज एन राइटर, एज एन क्रिएटिव स्टक हो जाते हो ना बीच में, वो वहाँ से मैंने सीखा। तो बहुत सारी चीज़ें भी उस बीच में। तो मुझे लगा कि अब क्या ही भरना है यार एनर्जी, अब ऑन फील्ड जाओ, मुंबई जाओ, वहाँ जाके हम काम करेंगे। तो फिर पर बीच में आशुतोष लोग का एक शूट था, उसमें अभिषेक शाही बोलता है मुझसे, तो हम लोग साथ में थिएटर वगैरह करते थे। तो हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे कि यार एक्टिंग होता है ना जब सब मिलके साथ। अभी आपका हाल ही में एक वीडियो भी आया, वीडियो सॉन्ग। हाँ, जिसके साथ मेरा एक वीडियो भी आया है, मतलब गाने का, हम दोनों। हाँ, तो हम दोनों बात कर रहे थे शूट का, वो कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, कैमरा एंगल वगैरह। हम दोनों बात कर रहे हैं कि हाँ यार अभी NHD में ये हो रहा है, एक्टिंग ये होती है यार, NHD का फॉर्म आ गया, सीखना है, बहुत सारी चीज़। वही बता रहा था मुझे। उसने कहा कि यार FTI का कविता, FTI का एग्ज़ाम आ गया है, फॉर्म आ गया है, तुम भर रही हो? मैंने कहा यार नहीं भर रही हूँ। मैंने कहा यार, फिर उसने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली, मुझे लगा कि यार ये तो मुझे भी करना है, मतलब जो सीखना है वो मुझे भी सीखना है। तो उस दिन के उस कन्वर्सेशन के बाद मैं घर आई, मैंने कहा नहीं, भर लेते हैं। और इवन FTI का एग्ज़ाम का जो फीस है वो कम हो गया था, पहले 4000 था, अब वो 2000 हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, 2000 रुपये तो है मेरे पास अभी पॉकेट में, पढ़ लेती हूँ। तो मैंने वो भर दिया था। तो उसके बाद ये प्रोसेस चलती रही और मेरा FTI में हो गया। That's great. इतना सिंपल है। अच्छा, ये वाला किस्सा बताना, जब तू वहाँ गई, कहाँ? वो FTI में अभी उससे पहले गई थी, एडमिशन से पहले, मतलब होने से पहले, जब तू जयदीप अहलावत से मिली, उस किस्से को बताना थोड़ा। नहीं क्यों? नहीं यार, वो ऐसा किस्सा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें एक्टिंग करनी है, और मुझे लगता है मैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच वाले पायदान में आती हूँ, जहाँ पे मैं अपने आप को फुली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती और किसी को ना भी नहीं बोल पाती हूँ। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ यार। तो मैं हूँ नहीं यार, आई एम बिग फैन सर, जबकि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन्हें कि लाइक अच्छा काम किया उन्होंने। अब जब मैं वहाँ पर उनसे भी मिली, हाँ, सानंद किरकिरे सर से भी मिली। तो मैं सर के पास गई, मैंने सर से हेलो मतलब मुलाकात की, कोई फ़ोटो के लिए नहीं बोला, गई, क्योंकि वो अकेले बैठे थे। तो मुझे लगा कि अब शायद वो अकेले बैठे तो जाया जा सकता है बात करने। तो मैं गई, मैंने शुरू से बताना कैसे गई वहाँ पर, क्या किस तरीके से? अच्छा, ओरिएंटेशन के हम उसके लिए गए थे, तो वो लोग अपनी फिल्म के लिए आए थे, 3 of Us के प्रमोशन के लिए। और जो उसके पुणे में, FTI पुणे में, हाँ FTI पुणे में, और जो उनके अविनाश जो उनके डायरेक्टर हैं, और ये अविनाश वो हैं मसान के जो DOP हैं, उन्हें डायरेक्ट किए। तो वो लोग आए हुए थे और उनका वर्कशॉप भी चल रहा था अविनाश सर का, और बहुत सारे लोग, तो वो बैठे हुए थे अकेले जामुन के पेड़ के नीचे, मतलब विजडम ट्री के पास। तो मैं गई, मैंने सर को कहा सर आप हेलो सर वगैरह वगैरह। मेरा एक दोस्त था, वो FTI में है, वो भी देहरादून से है, मुझे बाद में पता चला, पर वो देहरादून में थिएटर कम ही किया, बट वो उस साइड का है, नैनीताल साइड का। वो मुझे मिला था, तो उसने कहा कि देख जा बात, मैंने कहा यार वो बैठे हैं सर, तो कहा कि जा बात करने जा यार, कोई बात नहीं। तो मैं गई, मैंने बात की, और उसने पीछे से फ़ोटो खींच ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने खींच ली इनडायरेक्टली, बट मुझे वो फ़ोटोज़ देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती ना कि सर मुझे फ़ोटो खिंचवानी है, मैं नहीं कर सकती ऐसा, पता नहीं, मुझे लगता है कि अब ऑड है हमारे लिए।
तो अब सब जयदीप सर कैंटीन में बैठे थे, सब लोग कैंटीन में बैठे थे, हमारे साथ वाले थे, कुछ लोग को फोटो खिंचानी थी, और 1-2 लड़कियां थी जो मेरी तरह थी, मतलब कि हमने तो साथ, अब मैं तो ऐसी थी, हमने तो साथ में काम करना है, मतलब ये ऑन एयर मत बोलना। बोल। हाँ, तो मैं ऐसे यार हमने तो साथ में काम करना है, मैं नहीं बोल सकती यार कि आई एम योर बिग फैन। हाँ, वो जब और लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मैं वहाँ पे जाके इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि उनकी कन्वर्सेशन और लोगों के साथ चल रही है, और मैं उनसे क्या ही पूछूंगी, ना मेरे एक्टिंग से रिलेटेड कोई सवाल है, ना उनके जीवन से रिलेटेड मेरे कोई सवाल है, ना मुझे उनसे कुछ जानना है, कुछ नहीं है। तो अब जिन लोगों को जानना है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो या तो मैं जाके सुन सकती हूँ, लेकिन वो सीनियर थे, मतलब हम तो अभी आउटसाइडर्स हैं ना, मतलब उस कैंपस में, तो हम उनके साथ भी उस कन्वर्सेशन में खड़े भी नहीं हो सकते, उस सुन भी नहीं सकते। तो मैं ऐसी मतलब खड़ी थी, और उसके बाद हमारे 2 साथ वाले गए, तो उन्होंने कहा कि सर आई एम फ़ोटो खींचें, और सब लोग गए, हम लोग ऐसे खड़े, मैं कैमरा संभाल रही थी। तो शायद उन्हें लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एरोगेंट है, या तो उन्हें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन्हें आदत हो गई हो कि बहुत लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज़, या तो उन्हें लगा होगा कि ये बहुत एरोगेंट है, जो भी है। तो मुझे वहाँ से लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे हेलो तो बोल ही लेना चाहिए था। बहुत गलत है कि मेरे साथ वाले सब ने फ़ोटो खिंचाई और मैं ही नहीं गई, मैं ही कैमरा के पीछे मतलब फ़ोटो खींच रही हूँ उनकी। तो मैं दोबारा गई, वो दोबारा बैठे थे, फिर वहाँ पर भी बहुत सारे सीनियर सब लोग आने लगे, क्योंकि सबको बात करनी थी। फिर मुझे लगा कोई बात नहीं यार, जिस दिन वो सेट पे मिलेंगे, हम अगर साथ में काम कर रहे होंगे, तो उनसे मैं इस वृतांत के बारे में अच्छे से चर्चा कर सकती हूँ और अच्छे से बता सकती हूँ कि मैं क्या सोच रही थी और वो क्या सोच रहे थे। मैंने एग्जैक्टली यही सोचा था उसके बाद, जब मैं उनसे हेलो नहीं कर पाई। मुझे बहुत मतलब बुरा भी, मतलब अजीब लगता है ना आपको कि क्यों किया आपने ऐसा, और मैंने कोई इंटेंशन नहीं है कि कुछ ऐसा ना, बट नो रीज़न की कर दिया। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, जाएंगे हम फ़ोटो खिंचाने से बढ़िया काम करेंगे साथ में। तो चलो, सुदूर देवाल ब्लॉक के एक दूरस्थ गांव हरनी, जिस गांव का नाम है, वहाँ से पुणे तक का सफ़र, हालांकि अभी गई नहीं है पुणे, लेकिन पहुँचने वाली है। मतलब आई थिंक अगस्त लास्ट तक ये पुणे चली जाएगी और इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और अभी जैसे इसके साथ वाले जो बच्चे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जब आप यहाँ आते हो तो आपको थोड़ा भी वक्त नहीं मिल पाता कि आप कहीं बाहर का कोई काम कर सको। मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है, आपको फिल्में दिखाई जाएंगी, आपको नए लोगों से जो थिएटर एक्सपर्ट्स हैं और जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इन लोगों से आपको मुखातिब होने का मौका मिलेगा, एक्टर्स से, अलग अलग एक्टर से बातचीत करने का मौका मिलेगा, थिएटर करने का मौका मिलेगा, तो तमाम जो बातें हैं सीखने का मौका मिलेगा, है ना। तो आपके पास इतना वक्त रहेगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कविता से बातचीत कर ली जाए इस बारे में, क्योंकि ऐसी बातचीतें जो समाज में ना पॉजिटिविटी फैलाए, है ना, एक सकारात्मकता फैलाए, लोगों को इंस्पिरेशन देने का वो जो बातचीत काम करे, तो ऐसी बातचीत होनी चाहिए और ऐसी बातचीतें पब्लिक डोमेन में आनी भी चाहिए। तो इसलिए ये बातचीत करने का उद्देश्य जो था वो यही था। तो ये पूरी बातचीत जो है वो अभी आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। तो कविता से लास्ट बार मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो क्या कुछ कहना चाहेगी, जो बच्चे एक्टिंग की फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं और इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, तमाम बातों को लेकर, है ना। तो कविता बात बताएगी आपको और उसके बाद हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। कविता, लास्ट और पहली बात कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये हाँ। और अच्छा, तूने घर वालों का रिस्पांस तो बताया नहीं कि जब उन्हें पता चला, जब अखबार में तेरी कटिंग्स आई, न्यूज़पेपर में कटिंग्स आई कि भाई कविता खत्री का, गढ़वाल बीवी की कविता खत्री का FTI पुणे में चयन, तो उन्हें कैसा लगा और तुझे कैसा लगा? सबसे पहली बात तो ये। तो अब मेरे लिए है कि मतलब एक रिजल्ट आ गया था 1-2 महीने पहले, और एक महीने बाद वो 1-2 हफ्तों बाद आया वो न्यूज़पेपर में। तो हाँ कौस्तुभ यार, मैं तो थोड़ा मार्केट साइड हूँ अभी, राजपुर रोड की तरफ। हाँ ठीक, बता। तो हाँ कुछ टाइम बाद आया, तो 13% जल्दी बता। घर वाले खुश थे, मतलब ठीक है, घर वालों को मैंने बता दिया था कि पापा ऐसा है। तो मैंने पापा को बहुत, क्योंकि उससे पहले हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, पापा को गवर्नमेंट, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ और थी पता नहीं, बट था घर वालों को था कि गवर्नमेंट जॉब कर लेगी।
तो बहुत प्रेशर था और बहुत दुखी भी हैं कि अब नहीं कर रही हूँ, तो बहुत लड़ाई हुई। और उस बाद फिर मैंने पापा को बैठाया, मैंने पापा को फ़ोन करके मैंने कहा पापा FTI ये होता है, ऐसे सिलेक्शन होता है, FTI के बाद ये करूँगी, अगर काम मिला आपको पूरा बताना पड़ता है, और इसके बाद और मैं ये करती हूँ। आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म में वो जो एक्टिंग होती है ना वो करती हूँ। तो मैंने कहा अगर आपको वो करना है तो सब, अगर आप को लगता है, विश्वास है, तो मेरी हेल्प करो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही थी। सबसे शॉकिंग तो मेरे लिए ये था कि मतलब मैं मेरी ना एक शॉर्ट फिल्म का कुछ ऐसे स्क्रीनिंग वगैरह होने वाली है, मतलब ऐसी शॉर्ट फिल्म का कुछ है, तो मैंने ऐसी, मेरी कोई रिश्तेदार है, मैंने उन्हें कहा कि यार चलो यार। और ये एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ भी ऐसी चीज़ों की पहले बताती नहीं है। कई लोग होते हैं ना जो बता देते हैं, ये बताती नहीं है, किसी को भी नहीं बताती है, और जब हो जाता है तब बताती है। बट हाँ, ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि आप सबको नहीं बता रहे, लेकिन फिर कुछ अपने लोगों को जब आप अपने ही लोग बताते नहीं है तो बुरा भी लगता है। तो खैर चलिए, इसकी अपनी वो है। खैर तू कंटिन्यू कर। तो मैं अभी मैंने उन्हें कहा कि यार अभी ना स्क्रीनिंग है, चलो हम सब देखने जाएंगे, क्योंकि जो जिन्होंने बनाई है वो लोग चाहते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में फिल्म दिखाएं, पहली बार पब्लिक अपीयरेंस कराएं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, तो उस दिन मुझे वो जो एक बिहेवियर होता है जहाँ एक 11-12 साल का बच्चा भी आपको बहुत उल्टा सुल्टा बोल रहा है, और बड़े तो बोल ही रहे हैं ना, बड़े तो हमेशा से बोल रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जब आपको बोलता है ना कि उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं घर आई और मैं रोई, मतलब मैं बहुत ऐसे थी कि यार, मतलब मैं बोल रही हूँ इन्हें कि आओ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, एक एक्टर के लिए अगर कोई फिल्म बनाना ठीक है, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं वो चाहते हैं फिल्म स्क्रीनिंग वगैरह, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उसमें काम कर रही हूँ। यार मैंने कहा ये बहुत बड़ा चांस है यार, छोटी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी है मेरे लिए। मैंने कहा अपनी फैमिली को लेके जाऊँगी, अपने रिश्तेदारों को जो देहरादून में है, मम्मी पापा तो नहीं आ सकते हो, गाँव में। तो उस दिन बच्चों ने कहा कि हाँ दीदी ये करेगी वो करेगी, उल्टा सुल्टा बहुत सारी चीज़ें। मैं घर आके बहुत रोई। उसके बाद मेरा एक्टिंग का, उस बीच मेरा FTI भी हो ही गया था, मैंने बता ही दिया था, लेकिन लगा कि पता नहीं क्या, कुछ नहीं, हाँ कुछ अभी भी ऐसे लग रहा होगा। बट उसके बाद व्हाट आई सी कि उन सब लोगों ने स्टेटस में मेरे प्रिंट्स लगा रखे थे, जो जब अखबार की कटिंग आ गई ना। और इवन सबसे अच्छी बात मेरी मम्मी ने बताया, तो मेरे गांव में कोई दादी रहे होंगी ना, तो उनकी चाहे 5-6 बेटियां हैं, तो 5-6 बेटियां ऐसे हैं कि एक सवाड़ है, एक लुआणी है, एक रतगांव है, एक इधर है। तो वो मेरी मम्मी को बोल रही कि ये आसपास के अलग अलग गांव हैं। हाँ, तो मेरी मम्मी को बोल रही कि मेरी मम्मी बाँझ लेने गई होगी जंगल में, वो बुई बोलता हम गढ़वाल में, वो बुई वहाँ पर आ रखी होगी और बोल रही कि कमला ने, मेरा जो गांव का नाम है वो कमला है, ठीक है, तो हाँ ये मेरा जो गांव का नाम कमला है, जो मेरी दादी कैसे थी, बोला वो बता। पुरानी दादी थी, वो उन्होंने ये नाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि अरे वो कमला ने क्या निकाल दिया, कमला ने क्या गाड़, गढ़वाली में कमला ने क्या गाड़, कि सब जगह पे मैं फोन आना, मतलब कि कमला ने क्या निकाल दिया, सब जगह से मुझे फोन आ रहा, क्या हुआ। मेरी माँ को पता क्या हुआ, मेरी मम्मी बाँस के लिए गई होगी, और मेरी एक भैया है वहाँ के ना, तो अब उनकी 5-6 बेटियाँ रहती हैं अलग अलग गाँव में। अबे यार ठीक है, बताइए अभी वहाँ इसको हाँ, खत्म कर देना यार। सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है। 5-6 गाँव में रहती है, सुनो 5-6 गाँव में रहती है। अब ना वो, अब मेरी मम्मी को मिली होंगी, अब मेरी मम्मी को बोल रही कि बैर की वो कमला के गाड़ियाँ रूदी कि बहुत जगह पे मुझे फोन लगा कि कमला ने क्या निकाल दिया, बहुत जगह से मुझे फोन आ रहा। अब मेरी मम्मी को बता रही कि एग्जाम है, वो उसमें पास हो रही हूँ मैं। मेरी माँ मुझे फ़ोन कर रही कि क्या हो गया, क्या है, तो मैंने मम्मी को बताया। तो मुझे तब लगा कि अगर मैं मतलब बहुत बड़ा, वैसा मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है कि अगर मैं करनी, मुझे फिल्म मेकिंग है, एक्टिंग करनी है, सिनेमा में काम करना है, सीखना है, सबसे बड़ी बात है, करनी मुझे यही है। मैंने FTI निकाल, मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा सागर है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ऐसे, पता नहीं, ठीक है। बट द फैक्ट इज़ कि मैं अगर FTI नहीं निकालती तो मेरे पूरे खानदान, पूरे इलाके में पता ही नहीं चलता कि कोई लड़की है, कोई एक्टिंग करना चाहती है, या एक्टिंग भी ये होती है, मैं करना चाहती हूँ नहीं, बट ये एक्टिंग भी एक परस्यू है। और इतना एक नॉर्मल एग्ज़ाम निकालने से सबको इतनी खुशी हो रही है, इतना कुछ हो रहा है। पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ये FTI एग्ज़ाम नहीं निकालती ना, मैं नॉर्मल मुंबई में जा रही होती, स्ट्रगल कर रही होती, जो तो अभी भी स्ट्रगल करना है, बहुत आगे, बहुत परेशानियाँ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बट अभी मैं वहाँ जा रही होती, मुंबई में होती, तो किसी को कुछ पता नहीं होता,
कि एक्टिंग क्या है, या ऐसा भी एक वो है, एक्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना, फिल्म मेकिंग को लेकर कुछ नहीं पता होता। तो मुझे लगता है ये थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस भी, बट इसके नेगेटिव कारण भी मैं बता सकती हूँ, बहुत कुछ है कि भविष्य में आने वाली फिल्में अगर मैं करती हूँ, पता नहीं, देखते हैं उसके बाद फिर वो, मुझे बहुत डर है इस चीज़ को लेकर, मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगी। बाय बाय। तो लड़कियों को क्या क्या करते रहना चाहिए, एक लास्ट मैसेज वो दे दे इस फील्ड में आने के, लगे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो मैं तो बहुत जिद्दी हूँ, मैं हद जिद्दी हूँ। तुम बोल बोल बोल। तो अमन भैया के फोन में ना एक अलार्म लगा है जिसमें अमन भैया की बहुत सुरीली सी आवाज़ है, और उसमें है कि जल्दी उठ जा भाई, सुबह हो गई। तो बार बज रहा है। तू अपना बोल। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और पहाड़ के जितने घर वाले हैं ना बहुत सपोर्टिव हैं। ये हमारे पहाड़ों में है, ये पहाड़ों की वो है, खूबियाँ हैं। तो ठीक है, जल्दी बोल, क्या करना चाहिए? वो ये दरअसल बह जाती है, मेरा गोप्रो का चार्ज खत्म होने वाला है, एक बैटरी ऑलरेडी डाई हो चुकी है, ये भी खत्म होने वाली है। तो जल्दी बता, लास्ट में क्या करना है? ये मुझसे चाहता है मैं बोलूं, ऊपर से मुझे चाहता है कि इतने जल्दी बोल रहे हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये लड़कियों को प्रेरणा दे। हालांकि बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है और टाइम भी नहीं है, और फिर जाने वाली, इसके बहुत सारे काम भी करने। फिर तो तू जल्दी से बता कि क्या करना चाहिए, जिद्दीपना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तमाम बातें। मैं दूसरी चीज़ 1-2 लाइन में बता जल्दी। 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। पहले आपको बहुत ज़िद्दी होना पड़ता है, आपको हद ज़िद्दी होना पड़ता है। मुझे पता है कि मैं गांव से आती हूँ, और मैं ऐसे गांव से आती हूँ कि जहाँ पे आपको रोड नहीं है, ये नहीं है, बहुत रूरल क्षेत्र है। आपको पहले जानना पड़ेगा कि आप कौन हो। आप अगर ये जान गए ना, उसके बाद आप कर लोगे आगे। दूसरी चीज़ यार, ये मैंने फील की है कि गांव की लड़कियां दोनों चीज़ कर सकती है। मैं दोनों चीज़ करती हूँ। मैं आज भी गांव जाती हूँ, मैं गांव जाके, हमारी भैंसें हैं, मैं उनका गोबर निकालती हूँ, मैं उनके लिए बाँस काटती हूँ। और गांव में कहीं भी आप गांव से पूछ लो, सब बोलेंगे कि कविता जैसा पेड़ पे कोई नहीं चढ़ता। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप दोनों कुछ कर सकते हो। मतलब आप गोबर भी निकाल सकते हो, पेड़ पर भी चढ़ सकते हो, और श्रीनगर आके या कहीं भी किसी भी कॉलेज में आके अपने आप को ढूंढ भी सकते हो। लेकिन बस आपको ललक होनी चाहिए ना। आपको आप वो स्लीप वॉकिंग मोड होता है ना, उसमें मत जाइए। आप स्लीप वॉक, हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं कि इसने भी यही किया, मैं भी करूँगी। नहीं, आप पहले ढूंढो, आपको कुछ अलग करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। खुद को तलाशो, आप जानो पहले आप कौन हो, और उसके बाद आप किसी भी माहौल में हर जगह ढल जाते हो। पहाड़ वाले यार पहाड़ी नो। कोई एक ऐसी फिल्म जो आप सजेस्ट करना चाहो कि ये फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए लास्ट में? यार मैं फिल्में बहुत देखती हूँ, तो अभी मेरे माइंड में जो नाम आएंगे वो मैं बोलती जाऊँगी। ठीक है, तो सेविंग प्राइवेट रायन, और मैंने अभी विक्टोरिया एंड अब्दुल वाली फिल्म देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। द बॉय हु हरास्ड इन द विंड, एक बहुत अच्छी फिल्म है। उसके बाद एक फिल्म है नेटलिया पोर्टमैन की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक स्वान, तो वो है। और बहुत सारी फिल्में, सत्यजीत रे की अपूर ट्रिलॉजी, और जितनी बार मैं देखती हूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं पहली बार देख रही हूँ। तो ये बहुत सारी फिल्में हैं, और आप देखिए। मैं भी अभी सिनेमा डिस्कवर कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और बहुत डर लग रहा है। बाय। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, और आई होप इस बातचीत से आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। और सपने देखिए, सपने देखते रहिए, ये सपने देखना ही आपको जिंदा रखते हैं। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। जल्दी बोल। हाँ, 2% है। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं ना, मुझे भी लगता है कि मेरी अभी बहुत दूर जाना है, सफ़र बहुत लंबा है, बट मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है जो मुझे लगता है कि मेरा भाई मुझे बोलता है कि तू बहुत सपने देखती है, ये वगैरह। अगर आप देखोगे नहीं ना, वो बात सच है, अगर आप देखोगे नहीं ना, आप सोच ही नहीं पाओगे। आपका जो दिमाग का दायरा है ना, उतना ही रहेगा। मैं गांव में थी, मेरा दायरा छोटा था, मैं कॉलेज आई, मेरा दायरा बड़ा, लेकिन जो यूनिवर्स जितना बड़ा है ना, उतने बड़े सपने हैं। तो उतने बड़े सपने देखो, और बस सपने देखो। एक बार सपना देखना शुरू किया ना, सब चीज अच्छे से हो जाएगी। क्या बोलती तेरी मम्मी अभी, जब जैसे गाँव गई थी तू? नहीं, मुझे गांव जाना है। मम्मी ने कहा कि अभी हमारा मकान का काम लग रखा है, और अभी बरसात का सीजन है, तो अभी क्या है कि बहुत तकलीफ होती है गांव में ना। आपको भैंसों के लिए गाय बांस सब लेके आना है, रोड़ी कूटनी है, मिट्टी है, और खेत वगैरह, खेत में भी काम वाम करना है, तो बहुत सारी चीजें करनी है।
मेरी मम्मी बोल रही कि वहां जाने से पहले घर आना और जल्दी जल्दी घर आ, मतलब जल्दी जल्दी घर आ और फटाफट यहाँ का काम करेंगे, काम करना और काम निपटा के जाना की तुम। तो ये है, ये होना चाहिए, आपको घर जाओ। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि पहाड़ी मतलब एक जिस गांव से मैं आती हूँ, मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए। मैं जब गांव में थी ना तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आता था। मतलब मेरी माँ बोलती थी, मतलब मैं 12th में थी, मुझे मैं स्कूल से घर आती थी, मैं गोबर निकालती थी, मैं मम्मी के साथ गाय भैंसों को मतलब थोड़ा वो बांझ लेने जाती थी और घास करती, चढ़ागा बुना में मतलब गढ़वाली में ना, तो करने जाती थी। तो मुझे इतनी चिड़ मचती थी कि यार मैं तो थक रखी हूँ, स्कूल भी ना इतना नीचे है और ऊपर है, चढ़ाई में हालत खराब हो जाती थी मेरी इतने दूर दूर जाना। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि यार मुझसे काम करवा रही। लेकिन जब मैं श्रीनगर आई ना, जब मैंने खुद को ढूंढा, तो अब मैं जब घर जाती हूँ ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती काम करने में। मैं बिना बोले मेरी मम्मी से ही पूछ सकते हो, मैं बिना बोले गोबर निकालती हूँ, काम वाम करना होगा। मैं नंदाजात यात्रा में गई थी, मेरी माँ नामकरण में ऊपर गई थी। मैं जैसी घर पहुंची, मेरी माँ ने कहा कि ऊपर बारिश हो रही थी, बहुत बरखा लगी थी। मैं ऊपर, मेरी माँ नामकरण में, अब मैं गई और मैंने देखा गोबर निकला है, भैंसों को बाहर बैठना है। मैं गई और मैंने अपने कपड़े ऊपर किए और फटाफट गोबर निकाल के हो गई। तो इतना आसान हो गया है। जब आप जानने लग जाते हो ना खुद को, तो आपको कोई भी चीज ना बुरी नहीं लगती, आपको सुंदर लगती है। मुझे इतनी अच्छी लगती है वो गोबर की खुशबू, बहुत अच्छी लगती है। मतलब अपने भैंस को ऐसे करना, और भैंस की अलग खुशबू आती है। गाँव में अगर कोई होगा तो वो भी समझ रहा होगा, भैंस में अगर करोगे तो वो एक अलग खुशबू आती है, उसके दूध की अलग खुशबू आती है। तो मुझे वो खुशबू इतनी प्यारी लगती है ना, तो पहले ढूंढो, देन सब आपके लिए बहुत नॉर्मल है। तो कोरोना के टाइम गोबर से तू भी नहाई थी क्या? नहीं यार, नहीं नहाई थी, मैं नहीं नहाई थी, गोबर से नहाई थी। चलो ठीक है।